हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम, जो कि सितंबर में होने वाला है। लगभग देखा जाए तो 20 से 25 दिन आपके पास हैं। लास्ट के समय हमें अंतिम समय में किस तरह से उसका रिवीजन करना चाहिए, लास्ट के 25 दिनों में हमारे पास मास्टर प्लान क्या होना चाहिए जिससे हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकें। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और इसमें आपको सीखना है किस तरह से हमें मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, मॉक टेस्ट की किस किस कमियों को सुधारना है। क्यों सर, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमारी स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन उतनी ही निगेटिव मार्किंग में नंबर कट रहे हैं, तो उसको कैसे हटाना है, किस तरह से इंप्रूव करना है, एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, जो आगे वाले 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी हम इन सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है आगे एग्जाम में, ताकि आपको पता चले कि आपकी टीयर 1 की कट ऑफ कितनी जाती है। कट ऑफ के एनालिसिस देखेंगे, स्टडी प्लान देखेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मॉक टेस्ट के लिए हमें क्या प्लानिंग लेके चलनी चाहिए, मॉक टेस्ट में हमें किन पॉइंटों का ध्यान रखना होगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नंबर 1, आप जानते हैं एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जनरल, अगर हम सीजीएल की बात करते हैं तो आपका टीयर 1 होने वाला है। और टीयर 1 इसलिए ज्यादा वैल्यू रखता है क्योंकि भाई ये क्वालिफाई नेचर है, ये एंट्री गेट है। जॉब पाने का पहला रास्ता ये है, आपको इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, इस गेट को। नंबर 2 है आपका टीयर 2, जिसके बेस पर फाइनल आपकी मेरिट रेडी होती है, सब कुछ फाइनल टीयर 2 के बेस पर। रिटन एग्जाम कुल मिला के ये है, स्किल टेस्ट होता है और स्किल टेस्ट के साथ साथ कुछ में फिजिकल है और कुछ में फिजिकल नहीं है, और किसी किसी में आपका कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ठीक है ना, मतलब टाइपिंग टेस्ट टायर 2 में सबका है, स्किल टेस्ट किसी पोस्टों में है किसी में नहीं। आई थिंक आप सही है, अच्छे से समझ पाए। तो हम उसके बाद जो आगे जो स्टेज होती है, पोस्ट प्रेफरेंस की, फाइनल रिजल्ट की, डीवी मेडिकल की और ज्वाइनिंग की, है ना, कुल ये पोस्ट है। हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर हमारा लक्ष्य, टारगेट क्या होना चाहिए मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग। हम मास्टर प्लान किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कि भाई हमारा मुझे मार्क्स कितने लाने हैं, आपको एक आइडिया हो। कुछ बच्चों को आइडिया नहीं है कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गए थे। आइए देखते हैं एक बार इन शॉर्ट में, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। अगर मैं 2022 की बात करता हूं, जिसमें लगभग 36,000 वैकेंसी थी, 36,012 वैकेंसी, यूआर की कट ऑफ थी 114 और ओबीसी कट ऑफ थी 114.27, लगभग सेम। ईडब्ल्यूएस की 102 और एससी की कट ऑफ थी 89 और एसटी की कट ऑफ थी आपकी 77। हम 2023 की बात करते हैं, जिसमें लगभग 8,415 वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ थी 150 और ओबीसी की 145। अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करें 143, एससी की 126 और एसटी की 118 वैकेंसी कट ऑफ थी। 2024 जो अभी एग्जाम हुआ है सितंबर 2024 में 18,174 जनरल की कट ऑफ, जो हम लेटेस्ट लेके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस बार भी इतनी ही वैकेंसी है, सेम वैकेंसी है भाई, थोड़ा बहुत प्लस में, तो आप समझ पा रहे हैं। तो 18,000 वैकेंसी है, 153, तो आपका पहला लक्ष्य है मास्टर प्लान आपका 153 का मतलब मैं मान के चलूं, मैं 153 को 160 मान लेता हूं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस लेके चलते हैं, जनरल की बात कर रहे हैं। 160 आपको स्कोर करना ही करना है। और अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो आपको 146 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो आपको 142, अदरवाइज 126 और एसटी के लिए 111। तो इतना तो पहले तो आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि मुझे 160 नंबर लाने हैं 160 में। देखो, प्री में नंबर ज्यादा लाना इसलिए भी सेफ रहता है क्योंकि भले ही प्री में क्वालिफाई नेचर है, लेकिन फाइनल जो मेरिट बनती है वो प्री में ही दिखा देता है कि आप कितनी लंबी छलांग लगाने वाले हैं मेंस में। अगर आपके प्री में स्कोर कम आते हैं, कॉर्नर पर आते हैं, तो एक दिखाता है कि भाई मेंस में आप ज्यादा स्कोर कर भी पाएंगे कि नहीं, भले ही इसके मार्क्स ऐड हो या ना हो। आप मुझे लगता है अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझा पा।
तो अब हम इसके अकॉर्डिंग, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और हमारे रिसोर्सेस क्या है, क्या हो सकते हैं, और क्या आपके पास है। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1। देखो, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। पहला बात कि डेली अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अभी इस समय जिनका टारगेट है, मान के चलिए आप मिनिमम 15 से 19 आवर्स की आपको स्टडी करनी ही होगी, और आप कर भी रहे होंगे। जो बहुत सीरियस स्टूडेंट है 15 से 19 घंटे नॉर्मल होता है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 2, बहुत सारे बच्चों के ये आपके अकॉर्डिंग है। इस समय अपनी स्टडी प्लान को चेंज मत कीजिए। जैसे कभी किसी के कहने पर कि आपको मॉर्निंग में पसंद है, आपको नाइट में पसंद है, जिस समय आपको अच्छा लगता है पढ़िए, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। बस आपको उसके अकॉर्डिंग चेंज वर्क करना होगा। अभी आपको स्टडी प्लान में हर सब्जेक्ट को वेटेज देना है, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, और सबसे पहले टाइम देना है मॉक टेस्ट को। तो मॉक टेस्ट भैया सबसे पहले तो आप डेली लगाइए। ये टाइम आ चुका है मॉक टेस्ट। जो बच्चा अभी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पेड बैच चल रहे हैं 2026 में, मैं उनको स्टार्टिंग में मना कर देता हूं, हमें अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ। मॉक टेस्ट जब पेपर के लगभग 5-6 महीने पहले शुरू हो जाने चाहिए। तो मॉक टेस्ट लगाइए डेली। 1 घंटे का पेपर होता है, प्री का पेपर 1 घंटे का आपका घर पे, 1 घंटा मॉक टेस्ट दीजिए। ये देखा गया बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगाते तो हैं, लेकिन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते। वो देखते ही नहीं है मेरे मैथ्स में कितने सही हुए, रीजनिंग में कितने सही हुए, केवल क्या क्वेश्चन गलत हुए, क्यों वो क्वेश्चन रॉन्ग हुए। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो जो छोटे छोटे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं वो कमियां हैं आपकी। जब तक आपकी मिस्टेक्स आपको नहीं दिखेंगी, आप कंफ्यूज रहेंगे या आप समझ ही नहीं पाएंगे। और इस पेपर में समझ ही नहीं आता कि आपके स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा। बहुत छोटी छोटी कमियां होती हैं, आपको लगेगा क्यों नहीं बढ़ा स्कोर, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एवरेज के आप किसी डेप्थ कंसेप्ट को आपने पढ़ा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस किया और आपको लगता है कि वो हो जाता है, लेकिन नहीं हो रहा है। नंबर 2, कई बार ऐसा लगता है कि मैथ्स में कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, वर्क एंड टाइम का इजी है, लेकिन वो वर्क एंड टाइम चैप्टर को कभी कभी कैलकुलेटिव फॉर्म में देता है। तो क्वेश्चन कंसेप्ट आता था, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से नहीं हो पाया। नंबर 1, तो मॉक टेस्ट अगर आप फोकस कर रहे हैं, मैं गारंटेड देता हूं आपको बहुत जबरदस्त तरीके से 1 घंटा। तो आप देखो 60 मिनट तो आपके गए, 60 मिनट से ज्यादा तो आप दे ही नहीं सकते मॉक टेस्ट में। चाहे आप खुद वॉच लगाकर लगाएं, ये भी हो सकता है भाई, या फिर आप किसी भी मॉक टेस्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब आप टाइमर चल रहा है तो 60 मिनट का ही टाइम मिलता है, तो 1 आवर से ज्यादा। और 1 आवर उसके बाद भले ही आप ऐसा करो, बहुत बार ऐसा होता है सर अभी 3 सुबह से पढ़ रहे थे। और मॉक टेस्ट जब लगाओ ना, मॉक टेस्ट कभी भी दिन भर की थकान के बाद मत लगाइए। अगर आप सुबह 9 बजे से स्टडी कर रहे हैं, रात 9 बजे तक आपने स्टडी करी, आपने सोचा चलो मॉक टेस्ट लगाते, तो आपका माइंड पूरे दिन थक चुका होता है, फिर उसको रेस्ट चाहिए, फिर वो उतनी एफिशिएंसी से वर्क नहीं करेगा। मॉक टेस्ट ट्राई करिए 2 PM से पहले पहले लगाइए, 2 बजे से पहले पहले लगाइए, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो। या फिर ऐसा करो, दोपहर में आप थोड़े देर सोए, 10-15 मिनट रेस्ट किया, आधे घंटा आपने रेस्ट किया, माइंड फ्रेश हुआ, और फिर अपना अगर आप रेस्ट करें तो अलार्म लगा के, ये नहीं कि आप सो रहे तो पता ही नहीं चला कब आपको 10-12 घंटे या 6-7 घंटे हो गए। तो पहला पॉइंट है, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है और सब कुछ जान है पूरी स्टडी प्लान की इस समय की। नया पढ़ने से बचो, मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। मॉक टेस्ट में जो नए क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको भाई नोट करते चले जाओ। बहुत सारे बच्चों को नोट करने में छोटी छोटी चीज समस्या आती है कि सर अब इतने कहां नोट करें। भाई कुछ मत करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके एक फोल्डर बना लो कि ये क्वेश्चन मेरे मिस्टेक हुए थे, मैं गारंटेड दे रहा हूं उन क्वेश्चन में कुछ है जो वो आपसे गलती हो रही है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात, अब देखो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और इसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये कहां नहीं जा सकता। कोशिश करो, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट फ्रेश माइंड मांगता है, ये फ्रेश मांगता है। आप मैथ्स को, और जिन बच्चों का मैथ्स वीक है प्लीज इस पे फोकस करिए। प्री जो देखो, अभी मैंने क्या एनालिसिस बताया था, कितने नंबर चाहिए, 160। भले ही लास्ट ईयर कट ऑफ 153 गई है, हम तो 160 लेके चल रहे हैं भैया। 153 सोचोगे और अगर 152 आ गए, कितने बच्चे पिछली बार आपको बिलीव करेंगे।
अभी देखना इस बार भी ऐसे ही होने वाला, इस बार भी ऐसे होगा। कितने बच्चे ऐसे होते हैं जो एक एक नंबर, दो दो नंबर से रह जाते हैं? क्यों? जो अपना टारगेट 150 सेट करते हैं, जिनके मॉक में जो सोचते हैं कि सर 150 आ जाए, किसी तरह 140 आ जाए, बहुत बड़ी बात है, फिर वो बच्चे एक एक दो दो नंबर से रह जाते हैं। तो प्लीज टारगेट 160। 160 कब आएगा? अब खुद सोचो, आपके सामने स्टडी प्लान है, मुझे 160 चाहिए। सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग में 100 में से 100 नंबर चाहिए। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि एक दो नंबर कम होगा, 99, 95 भी नहीं, इसको सोचो 100 में से हो। जब अगर आप रिलैक्स चाहते हैं तो इन दोनों में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जहां इन दोनों में से क्वेश्चन गलत होना शुरू हुए, आप पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा इनमें स्कोर करने का। इंग्लिश और जीएस आप भी जानते हैं, जीके जीएस में आप अभी मॉक टेस्ट लगा लीजिए, जीके जीएस में 20 स्कोर करना अपने में बहुत बड़ी बात है। 50 आउट ऑफ 20 डिपेंड करता है जनरली, क्योंकि जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इको, करंट की कोई लिमिट नहीं है। 2-2, 3-3 साल करंट पूछ लिए जाते हैं, पूछे 1 साल के जाने चाहिए। तो कम से कम 20 क्वेश्चन। देखो अगर मैं 100 क्वेश्चन जोड़ रहा हूं, मतलब यहां पर 100%, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 25 क्वेश्चन 50 नंबर, 100 नंबर हो गए। और एवरेज मान के चले कम से कम। देखो जीके जीएस जैसे पोर्शन में आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना, कम से कम एक्सपेक्ट रखिए, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करिए तो ज्यादा सही। अब सोचो, देखो कंपटीशन का लेवल देखिए। आप अगर यहां 100 सोच रहे हैं, ये देखो 100 से ज्यादा कोई क्या सोचेगा यार। एक भी अगर क्वेश्चन आपका गलत हुआ, निगेटिव मार्किंग से अगर नंबर 2-3 गलत हो गए, तो यहां पर प्रेशर पड़ेगा। तो इंग्लिश में अगर आप मान के चलिए, अगर आप सोचो, यहां मैं मिनिमम 20 बता रहा हूं, और मिनिमम 20 का मतलब अगर यहां 30 लगाओगे तो भी 150 हो रहे हैं। 150 जनरल वाला अभी भी क्लियर नहीं कर पाया, सोच रहे हैं आप? तो भाई मिनिमम आप इसमें से 20 और मिनिमम इसमें 35 का टारगेट रखेंगे और बहुत बेहतर होगा। थोड़ा सा आप इसको 30-30 लेके चलिए, तब आपके पूरे हो जाएंगे 160। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो बहुत बड़ी बात। अगर आप यूपीएससी के पहले पढ़ चुके हैं, या आपको लगता है कि सर नहीं जीएस तो मैं फोड़ दूंगा जीके जीएस को, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन मिनिमम 160 के लिए 100, 30-30, अगर 30 से अच्छा आता है तो और अच्छी बात है। ठीक है। नंबर 1, आवर्स को देखो हम डिफाइन नहीं कर सकते अपनी तरफ से, ये आप पे डिपेंड करता है। पहले उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करें जो आपका स्ट्रांग नहीं है, जो कमजोर सब्जेक्ट है। तो मैथ्स वाले को आप डेली फोकस करिए 3 आवर्स। अभी हम अलग अलग आएंगे, एक एक टॉपिक पे बात करेंगे कैसे कैसे। और रीजनिंग वाले को भी 3 आवर्स डिपेंड करता है, 3 to 4 आवर्स दे सकते हैं, डिपेंड करता है। इंग्लिश 3 to 4 आवर्स और जीके जीएस 3 to 4 आवर्स। जीके जीएस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, हम डिस्कस करेंगे। पहली बात, आवर्स डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, अगर आप अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे से भी पढ़ाई शुरू करते हैं, 6 PM से लेकर आप दोपहर में 2 या 3 PM तक अच्छा सा एक पार्ट पढ़िए, मतलब 1 पार्ट, और फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर रात तक स्टडी कर सकते हैं 12 बजे तक। ठीक है। तो डेली जो स्लीपिंग रखना है अभी इस समय 5 आवर से ज्यादा का बिल्कुल नहीं रखना। 5 घंटे से ज्यादा आप नहीं सो सकते। मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना। हम एक एक सब्जेक्ट पे बात करेंगे, अभी हमने जस्ट मोटा मोटा बताया है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैथ्स पे बात कर लेते हैं भाई साहब। पहला पॉइंट है मैथ्स। पहला पॉइंट, सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कंसेप्ट कहां से क्लियर होगा? जब आप अपने क्लास के नोट, जहां से भी आपने पढ़ा है, अच्छे से क्लास के नोट्स को रिवाइज करो। बहुत सारे बच्चे भाई साहब, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं, क्या सर जो आप पढ़ा रहे हैं या हमारे पेड बैच में या कहीं भी, क्या सर इनके नोट्स बनाने हैं? इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है। भाई टाइम लगता है, अच्छी चीजों में टाइम ही लगता है। अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए हैं आपने पहले, तो अभी इस समय आपको बहुत जबरदस्त तरीके से प्रॉब्लम होने वाली है। अब वो टाइम नहीं है कि आप उनकी वीडियो देखो पुरानी उठा उठाए, कि आप वीडियो देखेंगे, चाहे आपके पास पेड बैच था, चाहे आप कोई भी था, आप वीडियो नहीं देख सकते। क्लास नोट्स होने चाहिए प्रॉपर, आपके हैंडराइटिंग में लिखे हुए और आपको रिवाइज कर रहे हो। नंबर 2, प्रैक्टिस कहां से करें? अगर आपने अच्छे से रूल फॉलो किया है
तो आपके पास क्लास प्रैक्टिस सीट होनी चाहिए, नहीं तो आप कोई तो एक बुक होगी जिसको फॉलो करते होंगे, ज्यादा बुकों के पीछे नहीं। इसमें ये सेशन 2026 वालों के लिए भी है कि आप ज्यादा बुकों के पीछे मत भागिए। जो बुक आपने पढ़ ली है, जो अच्छे से समझ आ रही है, एक बुक से प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस का पीछे एक लॉजिक और भी होता है। जैसा मान लीजिए मेरे पास एक बुक है और उसमें अलजेब्रा के 400 क्वेश्चन है। मैंने पहले क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन तक देखा, इसमें से सारे क्वेश्चन तो मैंने क्लास में ही कर लिए थे, सर ने क्लास में ही करा दिए, कुछ नया नहीं है, ना कैलकुलेशन है ना कंसेप्ट है। तो उनको हम बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो उनको नहीं देखेंगे, ये सारे क्वेश्चन हमारे क्लास 8 में ही कवर हो जाएंगे। मैथ्स के आपके पास फॉर्मूला होने चाहिए रिटन फॉर्म में, अपनी हैंडराइटिंग में हो तो सबसे बेस्ट है। एक नोट्स बनाओ, एक कॉपी बनाओ। इस समय भी लास्ट टाइम रिवीजन के काम आते हैं फॉर्मूला और ट्रिक्स रिवीजन हो। ट्रिक तो अलग बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, थोड़ा हो अगर देखो लिखी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, कभी बहुत ज्यादा काम, लेकिन फॉर्मूले तो आपके पास ज्यादा होना चाहिए। मॉक टेस्ट एनालिसिस मैं आपको बता चुका हूं। तो मेन चीज, अगर आप अच्छे से तैयारी पिछले 1 साल से कर रहे हैं, क्लास के नोट्स रिवाइज कर लो, नंबर 1। बुक जो आप करते आ रहे हैं उसी को रिवाइज करें, नंबर 2। मॉक टेस्ट लगाइए, बुक में ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आ गए, क्लास नोट्स में ही प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन भी आ गए। ठीक है। अब जैसे अभी स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था और अभी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर हुआ था, उसमें 2-3 चीजें नहीं आई। तो आप जानते हैं एडुकेटी है, नई संस्था आई है, तो वो हो सकता है कि सीजीएल के एग्जाम में, हमें लगता नहीं है कि अभी पेपर जो पोस्टपोन्ड हुआ है कुछ सिस्टम सुधर पाएगा। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ टॉपिक्स नए देखे गए। प्रोबेबिलिटी पहले प्री में नहीं पूछी जाती थी, लेकिन इस बार पूछी गई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से देख लो, क्वेश्चन कर लो उसके। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्री में नहीं पूछा जाता था, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में ये पूछा गया है। अच्छा, नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर के क्वेश्चन आए हैं। तो बाइनरी नंबर के क्वेश्चन पहली बात तो पहली बार नहीं आए हैं, बाइनरी नंबर के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। आप कोई भी बुक उठा के देखिए प्रीवियस ईयर की नंबर सिस्टम में, हाँ क्वेश्चन कम है, 1 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, लेकिन बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना, ऑक्टाडेसिमल, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। और जो भी क्वेश्चन होंगे हम कोशिश करेंगे इनके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए लाया जाए। स्टैंडर्ड डेविएशन और आपका कोफिशिएंट, मॉड्यूलर फ्रैक्शन और ये स्क्यूनेस जो है कोफिशिएंट, और ये सारी चीजें इन पे वीडियो बना देंगे और फिर आपके लिए लेंगे, है मॉड्यूलर फ्रैक्शन, ये सारी चीजें क्लियर। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। भाई रीजनिंग तो मैथ्स से भी आसान है अगर आपने थोड़ा सा भी फोकस किया है तो। रीजनिंग में सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट देते रहना है, क्योंकि खुद में मॉक टेस्ट और इसका एनालिसिस आप कर रहे हैं। मॉक टेस्ट ही कई बार सारा रिवीजन चैप्टर को रिवाइज करा देता है। आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो ना अच्छे से, तो फिर बहुत बार आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है रीजनिंग में। मॉक टेस्ट में जैसे आपने एक क्वेश्चन आया आपका मान लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो बहुत सारी चीजें नॉलेज, कोडिंग डिकोडिंग के कंसेप्ट याद हो जाते हैं, एक रिकॉल हो जाते हैं, पता चल जाता है। तो मॉक टेस्ट तो भैया बहुत जरूरी है। और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में एक बार जीके जीएस में ये होता है कि चलो मॉक टेस्ट तो जितना नया पढ़ लो उतना अच्छा है, जितना अपने नोट्स पढ़ लो, लेकिन भाई मॉक टेस्ट रीजनिंग और मैथ्स तो मॉक टेस्ट के दम पर चलती है। जितने मॉक टेस्ट दिए होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। जबरदस्त तरीके से मॉक टेस्ट दीजिए, जितने दे सकते हैं। एक एक दिन में 2-2 लगा सकते हैं तो 2-2 लगाइए। ये भी कर सकते हैं, आपको ऐसा लगा अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, अभी डेट का कोई फिक्स नहीं हुआ, तो हो सकता है अगर आपको कंसेप्ट नहीं पढ़ा, आपको लग रहा है कि मैं डेली कंसेप्ट पढ़ूं क्या सर, कंसेप्ट मेरे अच्छे खासे हैं, नहीं मॉक टेस्ट में दे दो, एक एक दिन में 2-2 मॉक टेस्ट लगा दो, 2 मॉक टेस्ट कंसेप्ट जैसी डेट अनाउंसमेंट हो जाए उसके पहले रिवाइज करना शुरू कर देना। नंबर 1। नंबर 2, कंसेप्ट लर्निंग, ये आपके क्लास नोट से आएगा। आपने जहां से अच्छे से क्लास करी है केवल क्लास को रिवीजन करो और कुछ नहीं करना। कंसेप्ट लर्निंग कंप्लीट क्लास,
अगर आप, मैं ये बोलता हूं मैथ्स के लिए भी, इंग्लिश के लिए भी और रीजनिंग के लिए भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखा, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं सर, मुझे एक क्वेश्चन दिख गया वर्क एंड टाइम का नया, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आज से पहले देखा ही नहीं था, क्योंकि जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो भी एक स्टैंडर्ड टीम होती है, चाहे कहीं भी हो। उससे क्या होता है, जब आपको जो मॉक टेस्ट बनते हैं वो एक टीम है, वो भी कहीं से लाते हैं क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आईबीपीएस में मिल जाते हैं, एसबीआई में मिल जाते हैं, सी सेट में मिल जाते हैं, या फिर आपके यूपीएससी के, स्टेट पीसीएस के, या फिर कैट लेवल के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको दिखा कि भाई ये क्वेश्चन कुछ अलग है, तो तुरंत उसको अपने प्रैक्टिस जो लर्निंग कंसेप्ट है उसमें ऐड कर लो। तो देखा जाए तो प्रैक्टिस रोज हमें आप फिक्स टाइम कर सकते हैं कि 15-20 1 घंटा दे दे, 3 घंटे, 3 घंटे में रीजनिंग को दे रहा हूं, फिक्स कर लिए सर 1 आवर, तो मॉक टेस्ट तो सारे एक साथ हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि सर मैं प्रैक्टिस कंसेप्ट मेरे लर्न है, मुझे कोई खास इसमें रिवाइज नहीं करना, तो एक मॉक टेस्ट और लगा लो सेपरेट, ओनली रीजनिंग का मॉक टेस्ट हो गया। चैप्टर वाइज चैप्टर को रिपीट करते रहो। बहुत बार देखा गया जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, जिनके रिवीजन कम होते हैं वो कई बार कोडिंग डिकोडिंग के रूल ही भूल गए, डेट कैसे निकालनी ये भूल गए, मतलब उनको आता है, जस्ट उनको रिवीजन चाहिए, तो भाई यार साथ में रिवीजन करते रहिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आपकी बुक है, जिस बुक को आपने फॉलो किया, आई होप आपने 10-10-100 रूल को फॉलो किया होगा। अगर आप सक्सेस चाहते हैं 10-10-100 बहुत जरूरी है, कम से कम 10 टाइम्स, ये उनके लिए है जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 10 बार क्लास नोट्स रिवाइज कर चुके होने चाहिए इस सिचुएशन तक आने तक, मतलब एग्जाम आने के पहले 10 बार, 10 टाइम्स आपको बुक लगी होनी चाहिए, और अब 100 से 200 मॉक टेस्ट लगाने का समय है। ठीक है, आई थिंक ये आप अच्छे से समझ पाए इस चीज को। आगे चलते हैं। तो कुल मिला के मैथ्स और रीजनिंग की मैं आपको स्ट्रेटेजी पहले बता चुका हूं। 100% मार्क टारगेट रखिए, प्री में और मेंस, पहले प्री में टारगेट करिए 100% लाने। एनालिसिस करिए कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है, वीक टॉपिक कौन सा है, मेरा कौन सा स्कोर किसमें कम क्यों आ रहा है, क्या मेरा एवरेज कम है, क्या ज्योमेट्री मुझे नहीं आ पा रही है, क्या स्टैटिक्स सही नहीं है, क्या मैं वर्क एंड टाइम में फंस रहा हूं, उनको टॉपिक को लिखिए, किस टाइप में फंसी है ये लिखिए। जब तक आपका लिखित में नहीं होगा तो आप तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। सेक्शनल वाइज मॉक टेस्ट लगा सकते हो, देखो सबसे अच्छा तरीका जैसे मैंने देख लिया, सबसे बेस्ट तरीका कि सर जैसे मैंने देखा कि मुझे ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आती है, आपको सीधा जाना है ज्योमेट्री के सेक्शनल टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ सेक्शनल वाइज ज्योमेट्री के चैप्टर की, और ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत रहिए। अगर आपका अच्छी तैयारी चल रही है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, है ना, और अपनी तैयारी में लगे रहिए, बिल्कुल साइलेंट होकर। चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। पहला वो स्टूडेंट जिसका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, जिसका बैकग्राउंड ही रहा है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड। दूसरा स्टूडेंट जो हमारा जिसका बैकग्राउंड यूपी बोर्ड रहा है, नॉर्मल हिंदी मीडियम रहा है, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, या फिर ऐसा कोई विद्यार्थी है जिसको लगता है कि सर मुझे इतनी इंग्लिश कोई खास नहीं, जिसका अच्छा मीडियम रहा है, उसकी ग्रामर भले ही थोड़ी सी ग्रामर उनकी वीक होती है, लेकिन वो फीलिंग्स कॉम्प्रिहेंसिव जो आते हैं ना, वो फीलिंग समझ आते हैं भाई क्या बोलना चाह रहा है, क्या मतलब। तो आपके लिए 2 चीजें हैं। नंबर 1, वोकैब को तो आपको ऐसे लेना है जैसे किसी डॉक्टर ने मेडिसिन बताई हो कि जब तक रिटायर नहीं होते हल्की हल्की लेते रहो। वोकैब आप स्किप नहीं कर सकते। वोकैब क्यों आती है? क्योंकि वोकैब को एक दिन में रेडी नहीं किया जा सकता। आई होप आपने अच्छा खासा एक स्कोर 8-10 हजार वोकैब्स, ईडियम फ्रेसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें मिला के करी होंगी। और नई वोकैब के पीछे भागना इस समय टाइम ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम है। सीधा अपने पुराने नोट्स, अपने क्लास नोट्स पर फोकस करिए, उन पर बिलीव करिए। कभी कुछ चीजें नहीं मिल जाती हैं तो वो तो हर सब्जेक्ट का फंडा है, स्क्रीनशॉट लो, नोट्स में अपने ऐड कर लो। ठीक है,
ठीक है। ग्रामर का डीप सम कंसेप्ट है, आपने पहले ही अच्छे से ग्रामर पढ़ी होगी। मॉक टेस्ट में देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका स्पीड वैल्यू नहीं रखता, मतलब स्पीड रखता है इतनी नहीं, आप कर लेंगे, लेकिन इसमें वैल्यू रखती है आपकी वोकैब की नॉलेज। किसी पैराग्राफ में राइटर क्या बोल रहा है, उसका मीन्स क्या है, ये वैल्यू रखता है, और वो आपकी समझ कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई पूछा जाए सर क्या करें, क्लास नोट्स रिवाइज करो, ज्यादा भटको मत, अपने ग्रामर को रिवाइज करो, जहां से प्रैक्टिस की है उसमें अच्छे से प्रैक्टिस करो। दूसरा मैं आपको बता दूं, सारी क्लासों की जिन बच्चों को नहीं नॉलेज है, जैसे मैथ्स की क्लास की आपकी प्रैक्टिस हम लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, 12:30 से क्लास चलती है 1:30 तक, तो आप इसमें रिवीजन कर सकते हैं। इंग्लिश की क्लास चलती है आपकी 11:30 AM से 12:30 तक। रीजनिंग की क्लास चलती है आपकी 1:30 PM से 2 PM तक। और जीके जीएस की क्लास, हिस्ट्री पॉलिटी की मयूर सर क्लास लेते हैं आपकी 10:30 से 11:30, है ना। ये सारी सुबह मॉर्निंग में क्लास चलती हैं, तो इनमें भी जुड़िए, क्योंकि आप बिलीव करेंगे जो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे, फॉर एग्जाम्पल सर मैं मैथ्स में मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ या दे रहा हूँ तो मैं उतना कंटिन्यूटी नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एनालिसिस करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मॉक जब आप हमारी क्लास में आते हैं तो रैंडमली आप देखते हैं बच्चे भी आंसर दे रहे हैं, आप भी आंसर दे रहे हैं, अपने आप को जांचिए, परखिए, क्योंकि सेम लेवल के क्वेश्चन नहीं लाते हम। 2 क्वेश्चन इजी लाएंगे, और इजी भी PYQ होंगे 2022, 23, 24, 25, एक क्वेश्चन बिल्कुल तकड़ा CGL मेंस वाला, तो उससे आपको प्रैक्टिस होती बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। अगर हम तो इसमें बता दूं मैं, इसके लिए रिवीजन ही सब कुछ है। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें, रिवीजन, सेल्फ प्रैक्टिस, PYQ और क्लोज टेस्ट, है ना, ये सब चीजें प्रैक्टिस करेंगे आप, मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपको सारी चीजें सीखने को मिलेगी। भाई सबसे ज्यादा बच्चा जो परेशान है, सबसे ज्यादा परेशान है वो जनरल अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस IBPS, SBI, PO कहीं नहीं आती जिस डेप्थ लेवल की SSC CGL में आती है। इसमें आपका पॉलिटी आती है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, इको आता है, जनरल साइंस आता है, स्टैटिक आता है, करंट आता है, इको और आपका जनरल साइंस में केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स आता है, बायो आता है, इतनी सारी चीजें। तो एक अच्छी खासी चीजें हैं, टाइम टेकिंग प्रोसेस है जनरल अवेयरनेस का, इंडियन पॉलिटी, ये सारे। अब इनको कैसे कंट्रोल करें? लास्ट टाइम में जो चीज पढ़ी जा सकती हैं वो है सबसे पहले तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, खासकर करंट अफेयर। स्टैटिक जीके तो आई होप आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें देखो लास्ट टाइम वाला जो एक रिवीजन है, तो लास्ट टाइम पे अगर कोई पढ़ सकता है बच्चा, हिस्ट्री लास्ट टाइम पर नहीं पढ़ सकते आप, ज्योग्राफी लास्ट टाइम पर नहीं पढ़ सकते आप, वो ऑलरेडी आपके प्रॉपर नोट्स बने हो, रिवाइज करे हो, रिवीजन ना हो तो चल जाएगा, रिवाइज कर लोगे। लेकिन आप सोचो कि मैं शुरू से लेके आप पढ़ूंगा, नहीं। लास्ट टाइम पे करंट अफेयर पढ़ी जा सकती है, और लास्ट जिस दिन पेपर होता है उस दिन तक जो एक चीज जो आपके साथ जाएगी वो करंट अफेयर। मतलब आप पूछ सकते हो बच्चों से कि भाई क्या स्टेटस चल रहा है। जब पेपर हो लास्ट, आप लास्ट के शिफ्ट के पेपर देखिए, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, मैच होती हैं। इसी वजह से SSC ने बैन लगा दिया है ऑनलाइन पेपर सॉल्व करने पर। तो आप क्या किया करो, बहुत ध्यान से समझना, आप क्या किया करो, करंट अफेयर पे पैनी नजर बना के रखो, और तब तक बना के रखो शिफ्ट में अगर आपका 4 बजे पेपर है तो उस दिन के सुबह भी जो क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं आप करंट अफेयर पे बना के रखिए, लोगों के रिव्यू पे ध्यान दीजिए। ये तो भैया बड़ा ही स्टैटिक वाला पोर्शन है, बड़ा ही खतरनाक। दूसरा पॉइंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसमें 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो बच्चा है जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है और सर वो NCERT को फॉलो कर रहा है, उसका स्टेटमेंट है, मेंस में भी आ रही है GS,
और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सर मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है, फिर तो कोई जबरदस्त बात है, फिर कोई घबराने वाली बात नहीं। यहां एक सीख है 2026 वाले बच्चों के लिए, अगर आपने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़िए। जीके जीएस के नोट्स के लिए, बुक के लिए मैं आपको एक अच्छी सी राय दे सकता हूं। अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो भैया दृष्टि एसएससी के नोट्स जीके जीएस के बहुत जबरदस्त है, बेहतरीन विद डायग्राम है, आप उनको चाहे तो ले सकते हैं। और आप ऑनलाइन रिव्यू देख लीजिए, उसके बाद लीजिए। ऐसा वो नहीं है कि मैं आपको वो प्रमोशन कर रहा हूं, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह के नोट्स हैं आपको जनरल अवेयरनेस के, पॉलिटी के, और आप जानते हैं ये नोट्स यूपीएससी से हाई स्टैंडर्ड तो हो नहीं सकते, और दृष्टि तो जाना जाता है जीएस वाले पोर्शन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो किया है तो फिर तो सोने पर सुहागा है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया है तो फिर भी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो एनसीईआरटी का सार बताती है, उनको फॉलो किया है तो भी अच्छा है। और अगर आपने हैंड राइटिंग नोट्स बनाए हैं तो सबसे बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से इन सब की समरी है, आपके पास क्लास नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्लस मॉक टेस्ट, ये 3 चीजें होनी चाहिए। बस अगर आप क्लास नोट्स भी पढ़ के जाओ, नई चीजें ज्यादा पढ़ने से बचो। सर मैंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ी, आप पढ़ोगे बहुत ज्यादा, वो ओवरडोज हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो हम आप कह सकते हैं आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी है इसमें टाइम वाइज, आप इसमें अलग अलग डिवाइड कीजिए। जैसे स्टैटिक जीके को डेली का फिक्स कर लीजिए 4 घंटे। अगर आप अच्छा मैंने ये देखा कि बच्चा सीजीएल का बच्चा सबसे ज्यादा टाइम जीएस में देता है और सबसे कम स्कोर उसका जीएस में आता है। सबसे ज्यादा टाइम देने का लॉजिक रीजन ये है कि उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट, इको सब कुछ देखना है, स्टैटिक। अब आप क्या करो, नंबर 1 करंट अफेयर को 25 मिनट दे दीजिए, एक बार घटा बटा सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। स्टैटिक जीके को फिक्स दे दीजिए, ये वैल्यू वाला है, और सब्जेक्ट वाइज अपने को डिवाइड कर लीजिए। अच्छा सब्जेक्ट वाइज जब डिवाइड करो ऐसे करो जैसे मेरा, आप मान लेते हैं कि हमारा 20 सितंबर को पेपर है, मान लेते थोड़ा देर, 1 महीने पहले आपको इस तरह से रिवाइज करना है कि देखो आप हिस्ट्री कितनी घोंट के पी जाओ, मैं आपका गारंटेड कह रहा हूं, आज आपको हिस्ट्री की एक डेट याद है, 5 दिन बाद आधी से 1/4 गायब हो जाएगा माइंड से, मोटा मोटा याद रहेगा, और 5 दिन 10 दिन के बाद और गायब हो जाएगा हल्का सा 1/4। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा वो सारी चीजें धुंधली हो जाएंगी, आप कहोगे मेरा पढ़ा है मुझे याद नहीं आ रहा है, मोटी मोटी चीजें याद रहेंगी, डेट लोकेशन आप भूल जाओगे। तो उसका एक तरीका होता है एग्जाम से इस तरह से शेड्यूल बनाओ, अपना पूरा शेड्यूल इस तरह से बनाना चाहिए कि जो रटने वाले पोर्शन है, खासकर जीएस वाले, 20 तारीख को पेपर है, तो जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है कोशिश करो वो उसका नंबर 17-18 को आए। जब वन टाइम रिवीजन, लास्ट टाइम रिवीजन करोगे भाई अब हो गया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा इसको, तो हिस्ट्री वाला पोर्शन लास्ट टाइम आए। करंट अफेयर चलता रहेगा, वो तो हिस्ट्री जैसे पोर्शन को लास्ट टाइम फोकस करो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी के आर्टिकल हो गए, क्योंकि वो लास्ट टाइम माइंड में सेट रहते। ठीक है, चलिए दूसरा हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, मॉक टेस्ट स्कोर बहुत जरूरी है एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मॉक टेस्ट में नंबर कम क्यों आते हैं? वो बच्चे का रिवीजन ही नहीं होता, रिवीजन नहीं है सबसे कम नंबर आने का सबसे पहला रीजन। बच्चा कहेगा सर मेरा पढ़ा है, मैं टिग्नो पूरी पढ़ चुका हूं, 2 बार लगा चुका हूं, लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं आता क्योंकि मैं रिवीजन नहीं कर पाया। पुअर टाइम मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। जो मॉक टेस्ट में आप प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश का लिया, फिर सब्जेक्ट मैंने रीजनिंग का लिया उठाया, फिर सब्जेक्ट मैंने मैथ्स का, उसी प्लानिंग में आप एग्जाम में करिए। वहां कोई नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट घर पे करिए। और इनकरेक्ट मॉक अटेंड स्टडी, मतलब आप गलत तरीके से अटेंड करते हैं, एक्यूरेसी इशू इसी वजह से होता है। लैक ऑफ मॉक टेस्ट एनालिसिस, मॉक टेस्ट का एनालिसिस जरूर कीजिए। इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिस, कभी प्रैक्टिस करी कभी प्रैक्टिस नहीं करी, कंसिस्टेंट ना होना, ये मेन रीजन है। क्लियर?
आई थिंक आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो चलिए, तो सबसे बड़ी बात है, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होगी आपका स्कोर 170, जो पहले अच्छा खासा स्कोर नहीं बढ़ रहा था वो नहीं बढ़ेगा और डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये हो सकता है कि पैटर्न चेंज हुआ। देखो, पैटर्न चेंज कुछ नहीं हुआ, ये बात सही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सीजीएल में भी एडुकेटी के बस की नहीं है कि वो अच्छे से पेपर 100% पेपर सेफ या बहुत अच्छे से मिसमैनेजमेंट कम से कम हो। मुझे लगता है कि मिसमैनेजमेंट अभी भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था एक महीने में इंप्रूव नहीं हो सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वही पैटर्न है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप समझ सकते हैं इतना मिसमैनेजमेंट है कि उसको ये भी नहीं पता था कि स्टेनोग्राफर में मैथ्स आती कि नहीं। नंबर 2, तो कंसेप्ट एसएससी फेज में कुछ नए कंसेप्ट जैसे मैंने बताया, वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पढ़ो उनको, अच्छे से देख के जाओ, नो प्रॉब्लम, है ना। टीसीएस स्पेड बेस था और एसएससी फेज कंसेप्ट बेस है। कंसेप्ट तो देखो आपको पता ही होना चाहिए, चाहे कोई भी वैकेंसी आपका संस्था आ जाए, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट की नॉलेज नहीं है तो फिर नहीं चलेगा। पैटर्न चेंज से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और मेन यही है, हम आपको बोलेंगे, आप मेन चीज है अपने ऑप्शन को अच्छे से सेलेक्ट करके पूरा एनालिसिस करके टिक करिए, तुक्काबाजी मत करिए। तुक्का करेंगे तो आप भैया बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट करते रहिए, कंसिस्टेंट लगे रहिए तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए, मॉक टेस्ट के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इस वाली सीट पे ध्यान देना। ये वाली सीट पे मॉक टेस्ट जब आप देते हो तो यहां देखो रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसी सीट बना लो और रैंक कितनी आ रही है और मॉक टेस्ट कितने आ रहे, नंबर कितने आ रहे हैं, ऐसे सीट बना लो। एक बहुत बड़ी प्यारी सी है। पहले मॉक टेस्ट में रीजनिंग में इतने, मैथ्स में इतने, रैंक कितनी, निगेटिव मार्किंग इतनी, मॉक टेस्ट 2 में इतना स्कोर रहा, मॉक टेस्ट 3 में इतना स्कोर रहा। मॉक टेस्ट जैसे होता है ना, आपको ग्राफ बनाइए, दिखना चाहिए कि मॉक टेस्ट मेरे में इतनी रैंक थे, फिर इतनी अच्छा स्कोर था, फिर इतना स्कोर था, फिर इतना स्कोर था, ऐसे दिखना चाहिए। उसे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप क्या कर सकते हैं, फिर वीक पॉइंट ऐसे लिखते रहिए। क्वांट में इतने आए, मान लेते हैं 40 नंबर आए, 5 नंबर निगेटिव मार्किंग या 10 नंबर कहीं कट गए। वीक चैप्टर ये हैं, वीक कंसेप्ट ये हैं। चैप्टर के अंदर भी परसेंटेज वीक है, तो परसेंटेज में क्या वीक है? मैं इनकम वाले क्वेश्चन नहीं कर पाता, मैं इनकम टैक्स वाले क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, क्या नहीं हो रहे? जब तक वो डिफाइन नहीं होगा ना तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो एक्यूरेट डिफाइन होना चाहिए कि भाई कहां कहां प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहिए, सोशल मीडिया वगैरह से दूर रखिए इस समय, जितना कम से कम जुड़िए उतना बेनिफिट है। जुड़ रहे हैं तो किसी बेनिफिट के लिए, यूट्यूब वगैरह के लिए, वो भी केवल बहुत बहुत ही कम। ठीक है, जितना ज्यादा फोकस रहेंगे उतना बढ़िया है। और मुझे कमेंट करके बताइए आप और क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है, हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। चलिए, आई होप बहुत अच्छे से आप इसको प्लान करेंगे और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।